हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अर्चना सार्वे, एन ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। 25 जुलाई 1978 इंग्लैंड में दुनिया की सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन इनका जन्म हुआ। उसके ठीक 67 डेज के बाद भारत में वेस्ट बंगाल राज्य में दुर्गा कनुप्रिया अग्रवाल, जो भारत की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है, उनका जन्म हुआ। आप में से शायद ही कुछ लोग इस बारे में जानते होंगे, क्योंकि हम अभी तक यही समझते आए हैं कि आईवीएफ की जो तकनीक है वो हमारे पास विदेश से आई है। लेकिन उसी समय डॉक्टर सुभाष मुखर्जी इंडिया में वेस्ट बंगाल में इस तकनीक पे काम कर रहे थे। डॉक्टर सुभाष मुखर्जी एक फिजिशियन, उन्होंने अपने मित्र क्रायोबायोलॉजिस्ट और एक गायनेकोलॉजिस्ट की मदद से टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक को इंडिया में डेवलप किया और सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट किया। दुर्गा या फिर उनका अभी का नाम कनुप्रिया अग्रवाल जी, ये इंडिया की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी माना जाता है। लेकिन इनके इस काम को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से मान्यता नहीं मिल पाई और इसी से निराश होकर 19 जून 1981 में उन्होंने सुसाइड कर ली। डॉक्टर सुभाष जी ने जो टेक्निक उस टाइम पे 1978 में डेवलप की थी, वो इंग्लैंड में हुए तकनीक से काफ़ी अलग और मोर एडवांस थी। उनमें से 3 चीज़ें जो उन्होंने इस्तेमाल की थी वो हम आज यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले यूज़ ऑफ इंजेक्शंस, गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस, जो हम 10 से 12 दिन देते हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमम एग्स हमें मिले और उससे हम आईवीएफ कर पाए। ये उन्होंने उस टाइम पे यूज़ किया था। दूसरी टेक्निक जिससे हम अभी एग रिट्रीवल या फिर आईवीएफ के दौरान एग को निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो हम वजाइना के थ्रू करते हैं। इंग्लैंड में जो हुई थी उसको पेट के थ्रू लैप्रोस्कोपी से निकाला गया था, लेकिन डॉक्टर सुभाष जी ने टीवीएस मतलब ट्रांस वजाइनल रूट से ही एग का रिट्रीवल किया था। और तीसरी चीज़ सबसे ज़रूरी, फ्रीजिंग एंड थॉइंग। फ्रीजिंग मतलब जो हम आज सुनते हैं एग फ्रीजिंग, वो तकनीक डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने 44 ईयर्स पहले ही डेवलप की थी और दुर्गा जी का जन्म फ्रीजिंग और थॉइंग से ही हुआ था। मतलब उन्होंने फ्रीज करके रखे थे एम्ब्रियोज, उसके बाद उसको महिला में ट्रांसफ़र किया और सक्सेसफुली दुर्गा जी का जन्म हुआ। तो आज 44 साल बाद हम इतनी प्रगति कर चुके हैं कि सिर्फ एम्ब्रियो फ्रीजिंग नहीं, एग फ्रीजिंग, सीमेन फ्रीजिंग जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु फ्रीजिंग, या फिर कंप्लीट ओवरी फ्रीजिंग, ओवेरियन टिश्यू क्रायो प्रिजर्वेशन भी हम कर सकते हैं। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है। हम एग फ्रीजिंग, सीमेन फ्रीजिंग, ओवेरियन फ्रीजिंग एंड एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी आज बहुत ही रूटीनली कर रहे हैं। हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ जैसे डायना हेडन, जो कि पहली मिस वर्ल्ड रह चुकी है, उन्होंने कम उम्र में अपने एग फ्रीज किए थे और जब वो मातृत्व के लिए रेडी हुई तब उन एग्स का यूज़ करके उन्होंने मातृत्व सुख प्राप्त किया। इसी तरह एकता कपूर, तनिषा मुखर्जी या मोना सिंह, ऐसे कई उदाहरण हमारे पास हैं। तो एग फ्रीजिंग मतलब क्या और किन महिलाओं में ये हम कर सकते हैं? 2 प्रकार के कारण इसके लिए हो सकते हैं। एक है सोशल एग फ्रीजिंग। अगर कोई महिला अपने एजुकेशन, करियर या फिर सही साथीदार ना मिलने के कारण मैरिज या प्रेगनेंसी डिले करना चाहती है, तो वो एग फ्रीजिंग का ऑप्शन चूज कर सकती है, जिसमें वो कम उम्र में अपने एग्स फ्रीज करके और आफ्टरवर्ड्स जब वो रेडी हो जाएंगी मदरहुड के लिए, उनका इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी अचीव कर सकती है। दूसरा कारण होता है मेडिकली इंडिकेटेड एग फ्रीजिंग। जैसे अगर कोई महिला कम उम्र में कैंसर उनको हो जाता है, तो कैंसर में यूज़ किए जाने वाले ड्रग्स, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इनके कारण महिला के शरीर के एग नंबर जो है काफ़ी कम हो सकते हैं या फिर 0 के बराबर भी हो सकते हैं। तो इस केस में ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले हम एग फ्रीजिंग कर ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद
उन एग्स का इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है, ऑटो इम्यून डिसीजेस जिसको कहा जाता है, उनमें यूज़ करने वाले ड्रग्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, उसके कारण भी एग नंबर जो है कम हो जाते हैं। इसके अलावा आजकल जो चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, जिसमें कम उम्र में महिला के शरीर में एग नंबर बहुत ही कम हो जाते हैं। जैसे 25 या 30 की उम्र में एक लेडी के शरीर में जो एग नंबर है वो 40 या 45 इयर्स की महिला जितना होता है। सो इन केसेस में भी हम एग फ्रीजिंग करके बाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी फीमेल के शरीर में एग नंबर हम कैसे पता कर सकते हैं? इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं या फिर सोनोग्राफी के द्वारा भी इसको पता किया जाता है। नंबर ऑफ एग्स इन अ फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एज अ ओवेरियन रिजर्व। हमारे पिछले वीडियो में आपको इस बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मिल सकती है। ओवेरियन रिजर्व पता करके हमें ये अंदाजा आता है कि उस उम्र में उस महिला के शरीर में कितने नंबर ऑफ एग्स है। अब हम देखते हैं व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एग फ्रीजिंग। एग फ्रीजिंग के लिए हमें 10 से 12 दिन कंटिन्यूअस इंजेक्शन देने पड़ते हैं। ये जो इंजेक्शंस होते हैं जिसको गोनाडोट्रोपिन्स कहा जाता है, दीज आर द हॉर्मोन्स। मतलब किसी भी महिला के शरीर में जो हॉर्मोन्स होंगे वही हॉर्मोन्स इस इंजेक्शन के द्वारा दिए जाते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं कि इन इंजेक्शंस का असर आफ्टरवर्ड्स हमारे बॉडी पे होगा क्या? नहीं, क्योंकि इन इंजेक्शंस का असर जो है 24 घंटे तक ही होता है, इसीलिए हमें इसे रोज रोज देना पड़ता है। और 10 से 12 दिन इन इंजेक्शन के द्वारा हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये एग मैच्योर हो जाते हैं 10 से 12 दिन के बाद, ये सब सोनोग्राफी के द्वारा चेक किया जाता है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब हम इसे मैच्योर होने का इंजेक्शन देते हैं जिसको HCG ट्रिगर कहा जाता है। HCG ट्रिगर देने के 24 से 36 आवर्स बाद हम एग रिट्राइव करते हैं। एग रिट्रीवर करने की प्रोसीजर इस तरह से होती है कि 15 से 20 मिनट तक एनेस्थेशिया दिया जाता है और वजाइनल रूट के द्वारा, सोनोग्राफी के द्वारा एक छोटी नीडल के थ्रू इन एग्स को बाहर निकाला जाता है और फिर इनको IVF लैब में प्रोसेस किया जाता है और फ्रीजिंग की प्रक्रिया की जाती है। अब इसमें अगला सवाल ये भी आता है कि इसमें साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि इंजेक्शंस का जो असर होता है वो टेम्पररी होता है, उसका कोई लॉन्ग टर्म असर नहीं होता है कि जिसके आपके शरीर को कोई हानि हो या नुकसान हो। अगर नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा तैयार हो जाते हैं तो उसको ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम कहा जाता है। ये एक साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन अभी जो एडवांस्ड इंजेक्शंस अपने पास अवेलेबल है तो इसे कम्प्लीटली अवॉइड भी किया जा सकता है। दूसरी साइड इफेक्ट जैसे इन्फेक्शन या फिर ब्लीडिंग प्रोसीजर के द्वारा हो सकती है, बट इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन एग्स को हम कितने लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। अभी तक जो गाइडलाइंस हमारे पास है कि 10 साल तक हम एग्स को पूरी तरह से फ्रीज कर सकते हैं। कई महिलाएं ये भी सवाल पूछती है कि जब हम इन एग्स को बाहर निकालते हैं तो उससे तैयार होने वाले जो बेबीज हैं या फिर जो भी जन्म होने वाले बच्चे हैं वो पूरी तरह से नॉर्मल होते हैं या नहीं। वो पूरी तरह से नॉर्मल होते हैं, वो हम आप जैसे ही होते हैं। बस हमने क्या किया है कि आपके शरीर में जो नेचुरल एग है उसी को निकाला है और बाहर IVF लैब में फ्रीज किया है। और जब आप तैयार हैं प्रेगनेंसी के लिए तो उसको थॉ किया जाता है, स्पर्म के साथ उसको फर्टिलाइज किया जाता है, 2 से 3 दिन का बेबी रेडी किया जाता है जिसको एम्ब्रियो कहते हैं, और उसको आपके शरीर में ट्रांसफ़र किया जाता है। एग फ्रीजिंग के बाद IVF से जो बेबीज पैदा होते हैं वो कम्प्लीटली नॉर्मल ही होते हैं। अब इसमें आगे का सवाल ये भी आता है कि सक्सेस रेट कितना होता है। एग फ्रीजिंग जो हम करते हैं वो उसका सक्सेस रेट जो है वो 3-4 कारणों पे डिपेंड करता है। एक है कि किस उम्र में आप उसको फ्रीज कर रहे हैं और किस उम्र में आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, और दूसरा कारण है कि नंबर ऑफ एग्स। अगर हम जो नंबर फ्रीज कर रहे हैं वो अगर पहले से ही कम है तो उसको थॉ करने के बाद नंबर
कम होने के चांसेस भी होते हैं। सो नंबर ऑफ एग्स, क्वालिटी ऑफ एग्स, जो हम एग्स फ्रीज कर रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है, हमने जो इंजेक्शंस यूज़ किए हैं उसकी वजह से क्वालिटी में भी कुछ फ़र्क हो सकता है, और जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं फ्रीजिंग के लिए उसका भी असर होता है कि हम जब थॉ करेंगे एग्स तो किस प्रतिशत हमें वो जो एग्स है वो पूरी तरह से वापस मिलेंगे। सो एग फ्रीजिंग ये ऑप्शन इट्स नॉट ओनली फॉर सेलिब्रिटीज, इट इज़ वेरी रूटीनली अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ अस। सो जो महिला अपनी प्रेगनेंसी या मैरिज डिले करना चाहती है या फिर किसी भी कारणवश वो अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं, वो इस सुविधा का ज़रूर लाभ उठा सकती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या फिर वेबसाइट को विजिट कीजिए, या फिर इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कीजिए। धन्यवाद।